बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप स्टैटिस्टिक्स एकेडमी देख रहे हैं। मुझे ट्यूटर आरिफ कहते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेनेसी के प्लेलिस्ट के अंदर आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा। इस लेक्चर के अंदर पिछले लेक्चर में हमने अर्थमेटिक मीन के ऊपर जितनी बातें की, जितनी डिस्कशंस किए, हमने अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट देखा। उसके बाद अर्थमेटिक मीन के फार्मूले देखे कि रा डेटा के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करना है और उसके बाद फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए। आज के लेक्चर में हम उन सारे बातों का न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करेंगे। यानी हम डेटा उठाएंगे और डेटा के अंदर से फिर हम अर्थमेटिक मीन या एवरेज या जो हम सिर्फ मीन कहते हैं वो कैलकुलेट करके देंगे। और हम ये समझेंगे कि रा डेटा से किस तरह कैलकुलेट किया जाता है अर्थमेटिक मीन। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से अर्थमेटिक मीन किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम इस पे भी बात करेंगे कि हमारा जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से अर्थमेटिक मीन किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। और उसके बाद जो हमारा जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें क्लासेस होते हैं, उनके अंदर से जो अर्थमेटिक मीन है वो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। ये उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अर्थमेटिक मीन और किसी भी क्रिकेट प्लेयर का जो बैटिंग एवरेज है, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। बैटिंग एवरेज से क्या मुराद है और अर्थमेटिक मीन से कितना ज़्यादा या कितना कम होता है बैटिंग एवरेज, और किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, ये भी आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम अपने बोर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास जो आज के टॉपिक के आउटलाइन होंगे। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे अर्थमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा। यानी अगर हमारे पास रा डेटा ग्रुप नहीं हो, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई हुई, तो उस डेटा के लिए हम अर्थमेटिक मीन किस तरह कैलकुलेट किया जाता है या एवरेज किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि सिंपल एवरेज और बेटिंग एवरेज के दरमियान क्या फ़र्क है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट डेटा के लिए हम अर्थमेटिक मीन किस तरह कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो ग्रुप डेटा होता है, यानी जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसके अंदर क्लासेस होते हैं, उनमें से अर्थमेटिक मीन किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। याद रखिए, जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन या एवरेज निकालना, ये आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये हम आखिर में करने वाले होंगे। आज के लेक्चर के नोट्स और अर्थमेटिक मीन के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 होगा। यहाँ पे क्या पूछा गया, एक अनग्रुप डेटा गिवन है। यानी हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट। एक डेटा सेट गिवन है जो अनग्रुप्ड है, जिसमें ना फ्रिक्वेंसी है, ना क्लासेस है, ना क्लास इंटरवल वगैरह है। सिर्फ कुछ ऑब्जर्वेशन है। अब इन ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, देखते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया कि अर्थमेटिक मीन हम रा डेटा या अनग्रुप डेटा के लिए किस तरह करते हैं कि एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई। यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 ऑब्जर्वेशन है। इन सारे ऑब्जर्वेशन का सम लेंगे, यानी मजमुआ लेंगे, आपस में जमा करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको n पे डिवाइड करेंगे। n मतलब जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे इस केस में हमारे यहाँ 10 है। तो आसान सी बात है, एक्स बार इज इक्वल टू, सबको आपस में जमा करेंगे, 14 प्लस 14 प्लस 15, और उसके बाद हमारा प्लस 38। ये हमारे पास हो गए सारे ऑब्जर्वेशन का सम। अब इन ऑब्जर्वेशन के सम को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर। यानी जो हमारा ऑब्जर्वेशन का सम आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय, इसको हम डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर। यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पे 10 है। सबसे पहले इनको जमा करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू, अगर हम इन सबको जमा करें 14 और उसके बाद 14, 15 प्लस 16, 28 सबको जमा करें, तो ये हमारे पास बनेगी 257, 257। अब 257 को डिवाइड करते हैं 10 के ऊपर। 227 को अगर हम डिवाइड करें 10 के ऊपर, हमारे पास ये जो डेटा सेट है इसका अर्थमेटिक मीन मिलेगा, यानी 25.7 या 25.70। ये हमारे पास क्या हो गया, पहले क्वेश्चन का अर्थमेटिक मीन मालूम हो गया। ये तो अर्थमेटिक मीन, आम डेटा का अर्थमेटिक मीन हमने मालूम किया। अब किसी भी क्रिकेट प्लेयर का बैटिंग एवरेज क्या होता है और उसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, उसको देखते हैं। अब यहाँ पे गिवन है
कि सबसे पहले ये पूछा गया कि व्हाट इज बैटिंग एवरेज। बैटिंग एवरेज से बेसिकली क्या मुराद है एंड हाउ टू कैलकुलेट इट, और बैटिंग एवरेज को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है किसी भी क्रिकेट प्लेयर का। हम आमतौर पर कहते हैं कि एक फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट प्लेयर है, फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट प्लेयर है। अब उसका जो टेस्ट के अंदर बैटिंग एवरेज फॉर एग्जांपल 45 है। अब उसके जो वनडे के अंदर उसकी फॉर एग्जांपल 50 है, उसके T20 के अंदर फॉर एग्जांपल 30 है या 35 है, जो भी उसका बैटिंग एवरेज है। अब ये बैटिंग एवरेज किस तरह कैलकुलेट किया जाता है इसको पहले समझते हैं, फिर कैलकुलेट भी करते हैं। बैटिंग एवरेज बेसिकली क्या होती है, एक प्लेयर एक मैच में स्कोर करता है, दूसरे में, तीसरे में, जितने मैचेस वो खेलता है हर मैच में वो स्कोर करता है। ये स्कोर हम जमा करते हैं, उसके बाद जितने इनिंग्स उसने कंप्लीट किए होते हैं, यानी जितनी इनिंग्स में वो आउट हुआ होता है, उन नंबर ऑफ जो इनिंग्स है उन पे हम डिवाइड करते हैं। आम एवरेज का इतना फर्क है कि आम एवरेज में जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं, 10 ऑब्जर्वेशन होंगे 10 पे डिवाइड करेंगे, 15 ऑब्जर्वेशन हो गए 15 पे डिवाइड करेंगे। लेकिन बैटिंग एवरेज के अंदर ऑब्जर्वेशन 10 होंगे, लेकिन आउट जितनी इनिंग्स में हुआ हुआ है उन पे सिर्फ हम डिवाइड करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक प्लेयर ने 10 मैचेस खेले, 8 में आउट हुआ है, अब जमा तो 10 मैचेस का स्कोर करेंगे, लेकिन डिवाइड करेंगे 8 के ऊपर। इस चीज को कहते हैं बैटिंग एवरेज। या बैटिंग एवरेज का सादा डेफिनेशन है द स्कोर्स पर डिसमिसल, यानी एक दफा आउट होने से पहले एक प्लेयर की कितनी स्कोर रही, ये हमारा बैटिंग एवरेज है। तो इसकी डिफिनेशन भी यही पे सादा सादा डिफिनेशन है, द एवरेज स्कोर ऑफ अ पर्टिकुलर बैट्समैन। एक खास किसी बैट्समैन का जो एवरेज स्कोर होता है वो क्या होता है क्रिकेट के अंदर, इज द रेशो, यानी अगर हम डिवाइड करें टोटल द रन स्कोर, जितने रन उसने स्कोर किए होते हैं 5 6 7 इनिंग्स में, पर कंप्लीटेड इनिंग्स, यानी जितने कंप्लीटेड इनिंग्स के ऊपर अगर हम डिवाइड करें टोटल स्कोर को, इस तरह रेशियो को फिर हम क्या कहते हैं, बैटिंग एवरेज। अब इसका फार्मूला यहाँ पे गिवन है हमारे पास, इसका फार्मूला है, फार्मूले में कह रहा है कि बैटिंग एवरेज इज इक्वल टू टोटल रन स्कोर। एक प्लेयर ने जितने स्कोर्स किए, यानी 10 इनिंग्स में टोटल कितने स्कोर्स किए उसने, 10 में या 12 में, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे जो टोटल स्कोर होंगे नंबर ऑफ टाइम्स आउट, यानी वो जितनी दफा आउट हुआ है। अगर वो 10 उसने 10 इनिंग्स खेले, 10 इनिंग्स में फॉर एग्जाम्पल उसने 100 स्कोर किए, लेकिन 8 दफा आउट हुआ है, तो हम 100 स्कोर को 8 पे डिवाइड करेंगे, बजाय इसके कि हम 10 पे डिवाइड करें। इस चीज को हम क्या कहते हैं, बैटिंग एवरेज। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में कह रहा है कि एग्जाम्पल, ये कोई एग्जाम्पल है। अब कह रहा है क्या, क्रिकेट प्लेयर प्लेड, एक प्लेयर है उसने 8 इनिंग्स के लिए, अब प्लेयर प्लेड 8 इनिंग्स, एक प्लेयर है जिसने 8 इनिंग्स खेले एंड स्कोर्ड, और उसने ये स्कोर किए, पहले इनिंग में उसने 50 स्कोर किए, दूसरे में उसने 30 स्कोर किए, तीसरे में उसने 10 स्कोर किए, फिर उसके बाद चौथे में 70 स्कोर किए, फिर 0 स्कोर, फिर 40 स्कोर किए लेकिन नॉट आउट रहा, फिर 15 स्कोर किए, फिर 28 स्कोर किए, फिर दोबारा नॉट आउट रहा। यानी 10 कितने 8 इनिंग्स में से 2 दफा वो नॉट आउट रहा, 6 दफा वो उसकी इनिंग्स कंप्लीट हुई है। अब इन सारे स्कोर्स को हम जमा करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 के ऊपर, यानी 6 दफा वो आउट हुआ है, तो 6 इनके नंबर ऑफ कंप्लीटेड इनिंग्स है। हम इसका मीन बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी उसका जो बैटिंग एवरेज है, बैटिंग एवरेज इज इक्वल टू, इन सब स्कोर्स को आपस में जमा करेंगे, 50 प्लस और उसके बाद प्लस 28, ये हमारा सम ऑफ स्कोर होगा, टोटल जितने स्कोर उस प्लेयर ने जितने रन उसने स्कोर किए होते हैं। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे, सिंपल एवरेज और जो बैटिंग एवरेज है उसमें सिर्फ ये फर्क है इस डिवीजन का, यानी किस नंबर पे डिवाइड होना है। अगर ये बैटिंग स्कोर ना होते, फॉर एग्जाम्पल कोई आम नंबर होते, तो हम इसको जाहिर सी बात है सबको जमा करते, 8 पे डिवाइड करते, हमारा जो बेसिक मीन है या जो एवरेज है वो निकलता। लेकिन यहाँ पे कंप्लीटेड इनिंग्स 6, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 6 के ऊपर, डिवाइडेड बाय 6। तो ये अगर हम सबको सम करते हैं 50 30 उसके बाद 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 243। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 6 के ऊपर, ये हमारा क्या क्या बनता है, तो ये हमारे पास रहेगा 40.50। ये उस प्लेयर की जो बैटिंग एवरेज है, उसने 8 इनिंग्स में हर दफा आउट होने से पहले फॉर एग्जाम्पल 40 या 40.50, ये अर्थमेटिक मीन है, इसको हम आमतौर पर राउंड अप नहीं करते, सिंगल डिजिट तक या होल नंबर तक जो भी जिस फॉर्म में भी वो आ जाता है हम उसी को वहीं पे रहने देते हैं। स्टूडेंट्स, ये रही हमारे पास जो बैटिंग एवरेज और बेसिक अर्थमेटिक मीन के दरमियान फ़र्क।
यानी बैटिंग एवरेज के अंदर हम क्या करते हैं, जितने इनिंग्स में प्लेयर आउट हुआ है उन इनिंग्स में सिर्फ डिवाइड करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को। आम मीन या सिंपल एवरेज में हम क्या करते हैं, हम जितने ऑब्जर्वेशन होंगे डेटा के अंदर सारे ऑब्जर्वेशन पे हम डिवाइड करते हैं। अब हम जाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थमेटिक मीन किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। अब याद रखिए, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थमेटिक मीन हम कैलकुलेट करते हैं, ये आज के लेक्चर का मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। क्योंकि आमतौर पर जब हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं, हम आमतौर पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का किस तरह कैलकुलेट किया जाए। यानी उसमें भी जो हमारा जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है वो, और उसके बाद कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उन इन दोनों का जो अर्थमेटिक मीन है वो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो दोबारा चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थमेटिक मीन किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम दोबारा बोर्ड पे आ गए। यहाँ पे हमारे पास आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन जो था वो हमारा रा डेटा के लिए था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डेटा के लिए, उसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द टेबल बिलो रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे। एक सर्वे कंडक्ट की गई है, उस सर्वे का रिजल्ट इस टेबल के अंदर लिखा गया है। अब क्या कह रहा है, लोगों से पूछा गया, रिस्पोंडेंट से पूछा गया, जो रिस्पॉन्ड करने वाले या आंसर देने वाले लोगों से पूछा गया कि उनके घरों में कितने किड्स रहते हैं। हर बंदे से पूछा कि आपके घर में कितनी बिल्लियाँ हैं। किसी ने बताया कोई नहीं, कोई किसी ने बताया एक, किसी ने बताया दो। इसी तरह जो रिजल्ट आया वो यहाँ पे नोट किए गए। उसके बाद हमसे पूछा गया कि कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ किड्स पर हाउस होल्ड, यानी हर घर के अंदर जो एवरेज नंबर ऑफ किड्स है वो कैलकुलेट करो। ये हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है, उसमें एक तरफ ऑब्जर्वेशंस है या एक तरफ हमारे एक्स है, जो वेरिएबल हम उसको कह सकते हैं, दूसरी तरफ उस वेरिएबल की वैल्यू है, एक डिस्क्रीट डेटा। फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो पहला कॉलम है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ किड्स है, यानी 0 किड, 1, 2, 3 और 4। जब लोगों से पूछा गया कि आपके घर में कितनी बिल्लियाँ हैं, तो 58 ऐसे घर थे जिनके अंदर कोई खेत नहीं थी। उसके बाद 22 ऐसे घर थे जिनके अंदर एक बिल्ली थी। उसके बाद 15 ऐसे घर थे जिनके अंदर 2 बिल्लियाँ थी। उसके बाद 8 और 2 ऐसे घर थे जिनके अंदर 3 और 4 बिल्लियाँ थी। अब हम एवरेज मालूम करेंगे। एवरेज किस तरह मालूम करेंगे, इसका तरीका हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके, दोबारा थोड़ा सा देखते हैं। आमतौर पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी और एक्स, यानी जो नंबर जो ऑब्जर्वेशन है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में फिर सम करते हैं और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे डिवाइड करते हैं। किस तरह, ये पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी है, पहली फ्रीक्वेंसी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। हर फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके जो कॉरेस्पॉन्डेंस में जो एक्स है या एक्स की वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करें। उसके बाद दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, चौथी क्लास की फ्रीक्वेंसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हमारे पास फार्मूला इस तरह रहेगा, एक्स बार इज इक्वल टू F1 X1, यानी पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी पहले एक्स के साथ, प्लस F2 X2, प्लस F3 X3, उसके बाद प्लस Fn Xn, यानी आखिरी क्लास की फ्रीक्वेंसी को आखिरी क्लास के एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद इन सब का सम हम क्या करेंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे डिवाइड करते हैं। यानी पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी प्लस दूसरी क्लास की प्लस तीसरी क्लास की, उसके बाद प्लस आखिरी क्लास की फ्रीक्वेंसी पर हम डिवाइड करते हैं। इसको भी यहाँ पे एक नया टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अंदर पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर सम लेंगे। यहाँ पे पहले दूसरा एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक टेबल जनरेट किया, दूसरा टेबल बनाया। इसमें दो कॉलम्स थे, वही है जो पहले टेबल के अंदर थे, नंबर ऑफ किड्स यानी ऑब्जर्वेशंस और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद एक कॉलम का हमने इजाफा किया, फ्रीक्वेंसी और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का इनका प्रोडक्ट। यहाँ पे जो नंबर ऑफ किड्स है इनको हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स आई, यानी पहला दूसरा तीसरा। उसके बाद जो नंबर ऑफ हाउसेज है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, यानी कितने ऐसे घर है जिनके अंदर एक जीरो यानी कोई बिल्ली नहीं थी, या एक खेत थी या दो खेत थे। अब इनका प्रोडक्ट, सबसे पहला जो एक्स है वो जीरो, उसके बाद है एक, उसके बाद है दो, उसके बाद है तीन, उसके बाद है चार, और उसके बाद नंबर ऑफ हाउसेज में हमारे पास है 58, उसके बाद हमारे पास है 22, उसके बाद हमारे पास है 15, उसके बाद है 8 और 2। यानी दो ऐसे घर हैं जिनके अंदर चार बिलियाँ, 8 ऐसे घर हैं जिनके अंदर तीन बिलियाँ, ये। अब हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी को उसके साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 58 को जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा जीरो,
1 को अगर हम 22 के साथ या 22 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 22। उसके अंदर अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 के साथ हमारे पास हो जाएगा 30। उसके बाद 3 को 8 के साथ या 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 24। उसके बाद 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8। अब दोनों कॉलम का हम क्या करेंगे, साम लेंगे। इस कॉलम का फ्रीक्वेंसी के कॉलम का भी सम लेंगे, जो एफ समेशन जो एफ ऑफ एक्स है, यानी फ्रीक्वेंसी और सम आपस का जो फ्रीक्वेंसी और एक्स का जो आपस का प्रोडक्ट है, इनका सम भी लेंगे। इनको प्लस करेंगे, 0 को प्लस करेंगे 22 के साथ, फिर उसके बाद 32 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 52। उसमें 24 प्लस करेंगे और उसमें 8 प्लस करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 84। सबको अगर हम जमा करेंगे तो सम हमारे पास आ जाएगा 84। उसके बाद हम इस क्लास को भी आपस में ऐड करते हैं, 58 को प्लस करते हैं 22 के साथ, ये हमारे पास हो जाएगा 80। उसके बाद ये 15 ऐड करते हैं, 8 ऐड करते हैं और 5 ऐड 2 ऐड करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 105। ये अब मीन का फार्मूला देखते हैं। मीन का फार्मूला हमारे पास है समेशन एफ आई एक्स आई, जो एफ आई एक्स आई, यहाँ पे आई का मतलब होता है 1 2 3 4 5, उसको डिवाइड करते हैं समेशन एफ आई के ऊपर, यानी सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज के ऊपर। जो समेशन एफ आई एक्स आई आया है, ये हमारे पास 84 आया है, उसको एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे, यानी 84 को हम डिवाइड करेंगे 104 के ऊपर, ये हमारा अर्थमेटिक मीन निकलेगा, यानी नंबर ऑफ किड्स पर या एवरेज नंबर ऑफ किड्स पर हाउस होल्ड, ये हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास 0.80 बनेंगे। इसको भी हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, ये एक अर्थमेटिक मीन की वैल्यू है। हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ किड्स पर हाउस, द एवरेज नंबर ऑफ किड्स पर हाउस होल्ड इज 0.8, ये हमारे पास एवरेज है। हम यहाँ पे जो डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज है वो इस तरह मालूम किया जाता है। अब हम जाएंगे कंटिन्यूअस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, कि कंटिन्यूअस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो अर्थमेटिक मीन है वो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। ये आज के लेक्चर का मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होगा। अब कंटिन्यूअस जो डेटा है उसमें क्या है, सबसे पहले नंबर पे वहाँ पे क्या है। अब इस डेटा के अंदर क्या है, जो डिस्क्रीट है इसमें एक हमारे पास एक्स होता है, उसमें नंबर होते हैं 0 1 2 3, इस तरह बहुत सारे हो सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, लेकिन कंटिन्यूअस डेटा के अंदर ये एक्स यानी जो ऑब्जर्वेशंस है वो नहीं होते। उसकी सिर्फ यहाँ पे इनकी जगह एक रेंज होती है, रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। यहाँ पे तो 0 है, वहाँ से होगा 0 से लेकर 5 तक या 0 से 10 तक। यहाँ पे 1 है, दूसरा वो रेंज होगा 5 से लेकर 10 तक। फिर उसके बाद ये हम इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन 6 से भी शुरू कर सकते हैं, हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे ये रेंज होगा, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो हम फिर क्या करेंगे, एक्स तो हमारे पास है नहीं, उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है, हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है। यहाँ यह आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 3 और आखिरी क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि द फॉलोइंग डेटा डिवाइड्स द एम्प्लॉयज एट द कंपनी इनटू कैटेगरीज। ये जो हमारे पास डेटा है, एक टेबल है, ये डेटा क्या करता है, एक कंपनी के अंदर जितने एम्प्लॉयज है इनको डिवाइड करता है मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर, अकॉर्डिंग टू दियर एजेस, उनके एजेस के बुनियाद पे, उम्रों की बुनियाद पे, यानी 20 साल से 24 साल तक के जो एजेस है उनको एक कैटेगरी में, उसके बाद दूसरे कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने इनका जो मीन है या अप्रोक्सीमेट मीन है, हमने ये कैलकुलेट करके देना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डेटा को समझते हैं। यहाँ पे एज रेंज है, एक क्लासेस है 20 से लेकर 24 तक, यानी कंपनी के अंदर ऐसे लोग जिनकी उम्रें 20 से लेकर 24 साल तक है, उनकी तादाद 8 है। उसी कंपनी के अंदर ऐसे लोग जिनकी तादाद 25 से लेकर 29 साल तक है, उनकी जो तादाद है वो 25 है। उसके बाद इस एज के जो लोग हैं वो 35 है, इस एज के लोग 48 है, इस एज के लोग 37 है, इस एज के लोग 10 है। ये हमारे पास डेटा है। अब इसका एवरेज मालूम करेंगे कि एवरेज एज क्या है लोगों की इस कंपनी के अंदर। किस तरह मालूम किया जाता है, बहुत आसानी से। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो एक्स। अगर हम दोबारा डिस्क्रीट डेटा को यहाँ पे देख ले, डिस्क्रीट डेटा में एक टेबल होता था, उस टेबल के अंदर हम डिस्क्रीट डेटा को दोबारा यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे एक्स और उसकी फ्रीक्वेंसी,
यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में एक्स, दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी होती थी। तो एक्स और फ्रीक्वेंसी को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते थे, फिर जो सम होता था उसको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे इस डेटा के अंदर एक्स की वैल्यू कहीं है भी नहीं, एक तो रेंज है, ये भी रेंज है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला काम जो हमने करना है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए, या बाद में जब हम जाते वेरिएशंस की तरफ, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करते या वेरिएंस भी मालूम करते, फिर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमने मालूम करना है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट इस टेबल को दोबारा हटाते यहाँ से, हमें सबसे पहला काम ये करना है कि इस डेटा का मिड पॉइंट मालूम करना है। अब मिड पॉइंट हम पहले लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके कि मिड पॉइंट क्या होती है, मिड पॉइंट से क्या मुराद है। यहाँ पे हम सिर्फ मालूम करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं। मिड पॉइंट को क्लास मार्क भी कहते हैं, क्लास मार्क, क्लास मार्क। इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, यानी वहाँ पे जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक्स पहले से गिवन होता था, यहाँ पे हम एक्स कैलकुलेट करते हैं। किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, जो मिड पॉइंट होता है ये क्लास के बीच में होता है। ये हमारे पास एक क्लास है, 20 से लेकर 24 तक पहला क्लास है, इस क्लास के बीच में हमारा मिड पॉइंट है। अब किस तरह मालूम किया जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि मिड पॉइंट इस क्लास का, ये जो दो वैल्यूज है 20 और 24, इन दो वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन है। यानी इन दोनों का अगर हमारे पास सिर्फ ये दो वैल्यूज हो, 20 और 24, इनका अरिथमेटिक मीन किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, दोनों का आपस में जमा करेंगे, दो ऑब्जर्वेशन से दो पे डिवाइड करेंगे ये, या हम आमतौर पर इसका जो मिड पॉइंट है दोनों को आपस में जमा करेंगे, दो पे डिवाइड करेंगे। दोनों को जमा करने के बाद क्या वैल्यू बनती है, ये हो जाएगी 44। 44 को हम डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, ये हमारे पास हो जाएगी 22। यानी पहली क्लास की जो हमारा मिड पॉइंट है 22 है। दूसरी क्लास के भी हम कैलकुलेट करते हैं, तीसरी का भी करते हैं, चौथी का भी करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले एक नया टेबल बनाएंगे, उस टेबल में दो कॉलम का इजाफा करेंगे, एक मिड पॉइंट का, एक फिर मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट होगा उनका एक टेबल बनाते हैं, फिर देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक नया टेबल बना चुके हैं, वही टेबल हमने कॉपी किया, उसमें दो कॉम, एक जो हमारे क्लासेस थे और फ्रीक्वेंसी थे, ये तो उसी तरह हमने कॉपी किए। दो हमारे पास कॉलम का इजाफा हुआ है, यहाँ पे एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे। ये जो दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम में हम क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं, ये अगर हमारा एक्स हो जाएगा, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो एक्स और फ्रीक्वेंसी हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स और ये फ्रीक्वेंसी। आखिरी जो कॉलम है ये एफ आई एक्स आई, यानी फ्रीक्वेंसी और जो एक्स होगा मिड पॉइंट आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस क्लास की मिड पॉइंट तो हमने मालूम किए 22 आ गया। दूसरी क्लास की मालूम करते हैं मिड पॉइंट, यानी 25 को जमा करते 29 के साथ, डिवाइड करते 2 के ऊपर। जब हम 25 को 29 के साथ जमा करते हैं, हमारे पास हो जाएगा 54। इसका अगर हम डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, ये हो जाएगा 27। तो दूसरी क्लास का जो मिड पॉइंट है वो हो जाएगा 27। तीसरी क्लास का अगर हम मालूम करें, ये हो जाएगा 32। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 37, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 42, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 47। ये हमारे पास है मिड पॉइंट्स, आप खुद जाके मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक्स और एफ। ये हमारे पास एक्स है, मिड पॉइंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं, और ये एफ है, यानी 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, उसके बाद 27 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद 32 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसको ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, और ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, इस कॉलम के अंदर लिखते हैं। एक एक करके मैं मल्टीप्लाई करके दोबारा मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने प्रोडक्ट मालूम कर दिया, यानी 22 को हमने ज़रब दिया 8 के साथ, 176 आया। जब हमने 27 को 25 के साथ ज़रब दिया, यहाँ पे हमने सिर्फ पहली दफ़ा इसको 5 कोट किया था गलती से, ये 25 है। अगर हम पहले कॉलम को देखें, ये हमारे पास 25 है। तो उसके बाद हमने क्या किया, 27 को मल्टीप्लाई किया 25 के साथ, ये हमारे पास रिजल्ट आया। 32 को मल्टीप्लाई किया 35 के साथ, ये सबको एक एक करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा फार्मूला पहले यहाँ पे लिखते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का दोनों के लिए एक ही फार्मूला है, लेकिन यहाँ वहाँ पे एक्स पहले से गिवन है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें रेंज गिवन है, यानी क्लासेस गिवन है। एक्स यानी मिड पॉइंट पहले खुद मालूम करना होता है, बाकी फार्मूला एक ही है।
अब समीशन एफ ऑफ एक्स है, यानी जो एफ ऑफ एक्स है उसका समीशन हम लेंगे, यहाँ पे सबको आपस में जमा करते हैं। अगर हम इन सबको आपस में जमा करते हैं 176 प्लस 625 प्लस 1120 सबको आपस में जमा करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनता है, इन सब का सम होगा 5771। अब तो ये तो इसका सम हो गया। अब फ्रिक्वेंसीज को भी आपस में प्लस करते हैं, इन सब को अगर हम प्लस करें ये हमारे पास बनेगी 163। आखिरी नंबर में ये हमारे पास दोनों काम हो गए। आखिर में हम क्या करेंगे, ये जो सम आ गया यानी एक्स बार इज इक्वल टू, हम 5771 को डिवाइड करते हैं 163 के ऊपर, ये हमारा अर्थमेटिक मीन मालूम होगा जो कि हमारे पास बनती है 35.40। ये हमारे पास इस डेटा का अर्थमेटिक मीन हो गया। ये हमारे पास रही अर्थमेटिक मीन। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले नंबर पे हमने डिस्कस किया ग्रुप डेटा के लिए अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया। उसके बाद बैटिंग एवरेज यानी क्रिकेट प्लेयर का जो बैटिंग एवरेज है उसका अर्थमेटिक मीन, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है ये देखा, एक न्यूमेरिकल भी किया। उसके बाद फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी मालूम कर लिया। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी मालूम कर लिया, कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मालूम कर लिया। अब हम आने वाले लेक्चर में फिर वेटेड अर्थमेटिक मीन पे बात करेंगे। वेटेड अर्थमेटिक मीन का आमतौर पर हम यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हमारा आप एग्जांपल देख के CGPA हम कैलकुलेट करते हैं, CGPA भी अर्थमेटिक मीन है लेकिन वो वेटेड अर्थमेटिक मीन है। वो वेटेड अर्थमेटिक मीन से क्या मुराद है और उसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, उनके मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में करेंगे। जुड़े रहे, तब तक अल्लाह हाफिज़।